आपने मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके उत्तर लोग यूजुअली नहीं जानते और वही एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। आज मैं आपको मधुबनी पेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसे ही यूनिक क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड आंसर्स बताने वाली हूँ। पहला प्रश्न, आखिर मधुबनी पेंटिंग्स गांव से ग्लोबल गैलरीज तक पहुंची कैसे? ओरिजिनली मधुबनी पेंटिंग्स सिर्फ घर की दीवारों और फ्लोर्स पर बनाई जाती थी, स्पेशली फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और शादी के टाइम, जैसे कोहबर पेंटिंग्स। ये आर्ट एक ट्रेडिशन था, ना कि कोई कमर्शियल चीज़। 1960s के अराउंड बिहार में एक सीवियर ड्रॉट आया और उस टाइम गवर्नमेंट और कुछ आर्ट प्रमोटर्स ने लोकल आर्टिस्ट को एनकरेज किया कि वो अपनी पेंटिंग्स पेपर पर बनाएं ताकि उन्हें बेचा जा सके और इनकम जनरेट हो। यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया। धीरे धीरे ये पेंटिंग्स इंडिया के अलग अलग सिटीज़ तक पहुंची, फिर एग्जिबिशंस और कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू इंटरनेशनल लेवल तक गई। आज के टाइम में मधुबनी पेंटिंग्स म्यूज़ियम, गैलरीज और प्राइवेट कलेक्शंस में डिस्प्ले होती हैं, जो दिखाता है कि एक लोकल वॉल आर्ट कैसे ग्लोबल रिकॉग्निशन तक पहुंच गया। दूसरा प्रश्न, जापान स्पेशली टोकामची मधुबनी आर्ट को इतना सपोर्ट क्यों करता है? ये इसलिए है क्योंकि जापानीज़ कल्चर में ट्रेडिशनल और हैंडमेड आर्ट फॉर्म्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। 1980s में जब जापानीज़ आर्टिस्ट ने मधुबनी पेंटिंग्स को देखा तो वो उसकी सिंप्लिसिटी, डिटेलिंग्स और नेचर बेस्ड थीम से काफ़ी इंस्पायर हुए। उन्होंने सिर्फ एप्रिशिएट नहीं किया बल्कि एक्टिवली इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट भी किया, उनके काम को प्रमोट किया और एग्जिबिशंस ऑर्गेनाइज किए। टोकामची में मधुबनी आर्ट गैलरी एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कल्चरल एक्सचेंज का सिंबल बना। बेसिकली जापानीज़ एस्थेटिक्स जो सिंप्लिसिटी, बैलेंस और नेचर पर फोकस करते हैं, मधुबनी आर्ट के साथ नेचुरली कनेक्ट कर गए। तीसरा प्रश्न, मधुबनी आर्टिस्ट मधुबनी पेंटिंग्स बनाते हुए रूलर्स और मेजरमेंट्स का यूज़ क्यों नहीं करते? मधुबनी आर्ट कम्प्लीटली फ्री हैंड होती है और ये उसकी सबसे स्पेशल बात है। आर्टिस्ट किसी रूलर या मेजरमेंट का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये आर्ट परफेक्शन या मैथमेटिकल एक्यूरेसी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि फ्लो, रिदम और प्रैक्टिस पर बेस्ड है। ये स्किल जनरेशन्स से पास होती आई है, जहां आर्टिस्ट बचपन से ही ऑब्जर्व करके और प्रैक्टिस करके ये टेक्निक सीखते हैं। इसलिए बिना रूलर के भी उनकी लाइंस बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल लगती हैं। एक्चुअली ये इम्परफेक्शंस ही हैं जो इस आर्ट को यूनिक और ह्यूमन टच देते हैं, जो मशीन मेड आर्ट में मिसिंग होता है। प्रश्न नंबर 4, टिकुली और मंजूषा आर्ट क्या होती हैं और वो मधुबनी पेंटिंग से अलग कैसे हैं? टिकुली आर्ट बिहार की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो ओरिजिनली डेकोरेटिव बिंदीज यानी टिकुली बनाने के लिए यूज़ होती थी। पहले ये काम ग्लास पर किया जाता था और उस पर बहुत ही फाइन डिटेलिंग होती थी। इस आर्ट की सबसे ख़ास बात है कि उसकी प्रिसिशन और स्मूथ फिनिश जो मधुबनी के फ्री हैंड स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट होती है, वो बहुत ही इंट्रिकेट स्टाइल बनाता है। आज के टाइम में टिकुली आर्ट वुडन बोर्ड्स पर बनाई जाती है, जिसमें माइथोलॉजिकल सीन्स, रॉयल थीम्स और कल्चरल एलिमेंट्स डिपिक्ट किए जाते हैं। अगर मधुबनी एक्सप्रेसिव और फ्लोई है तो टिकुली कंट्रोल्ड और हाईली डिटेल्ड है। मंजूषा आर्ट बिहार के भागलपुर रीजन से आती है और ये प्राइमरीली एक रिलीजियस आर्ट फॉर्म है जो बेहुला और बिशहरी की कहानी पर बेस्ड होती है। इस आर्ट की आइडेंटिटी उसकी बोल्ड आउटलाइंस, लिमिटेड कलर पैलेट जैसे पिंक, ग्रीन और येलो और स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन से आती है।
मधुबनी की तरह ये भी फोक आर्ट है, लेकिन इसमें स्टोरी टेलिंग एक स्पेसिफिक नैरेटिव के अराउंड होती है रादर देन मल्टीपल थीम्स। सिंपल शेप्स, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स और रिपीटेटिव पैटर्न्स इसे विजुअली वेरी स्ट्राइकिंग बनाते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, मधुबनी इज़ फ्री फ्लोइंग एंड थीम रिच, टिकुली इज़ प्रिसाइज एंड पॉलिश्ड, और मंजुषा इज़ बोल्ड, सिम्बॉलिक एंड स्टोरी फोकस्ड। तो ये थे कुछ लेसर नोन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मधुबनी पेंटिंग की हिस्ट्री को जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस को ज़रूर देखें।